बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर इशफाक हुसैन है। हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन। ये सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो फीचर है जिसकी बेस पे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एनर्जी बनती है और उस एनर्जी की वजह से ऑर्गेनिजम्स अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है टू विच मेक देम एबल टू बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बगैर जो ज़िंदगी का प्रोसेस है वो कंसिडर नहीं हो सकता। अब अगर हम रेस्पिरेशन को कैटेगराइज करें तो हम रेस्पिरेशन को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेकेंड टाइप इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। हमारा इस चैप्टर में जो ज़्यादा फोकस्ड है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पर है। इंटरनल रेस्पिरेशन फर्स्ट ईयर में जो बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक चैप्टर था उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम एक्चुअली ब्रीदिंग कहते हैं और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर हम थोड़ा ब्रॉड वे में डिस्कस करें तो ये एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है और ये जो है ये एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है। ब्रीदिंग जो है इसको हम फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन भी कहते हैं। जबकि जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इट इज़ एनारोबिक एज वेल एज इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशंस। इसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और इसमें रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और इन दोनों में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ATP प्रोडक्शन है। ATP is source of energy for all kinds of activities in the living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हैं लाइक हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूरॉन्स इम्पल्सेशन फायर कर रहे हैं, जितनी भी इवन बायोकेमिकल पाथवेज हैं लाइक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म है, ये जितने भी हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ATP। सो इन दिस वे हम ये देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म जो कि एरोबिक हैं उनमें यही ऑक्सीजन ATP प्रोड्यूस करता है और यू नो वेरी वेल कि एरोबिक में 36 ATP पर ग्लूकोज मिलते हैं जबकि एनारोबिक में 2 ATP पर ग्लूकोज मिलते हैं। तो उसकी वजह जो है 36 ATP की जो वजह है वो है ऑक्सीजन, और ये वो ऑक्सीजन है जो हमने इनहेल की हुई है, राइट। तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की वजह से इंटरनल रेस्पिरेशन है और इंटरनल रेस्पिरेशन की वजह से ATP है और ATP की वजह से हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ दे आर इन प्रोग्रेस, वो हो रही हैं, नॉर्मल फेज़ में हो रही हैं। तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर होते हैं और हम उस ऑर्गेनिज्म को एक लाइफ के साथ रिलेट करते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी है तमाम इवेंट्स को परफॉर्म करने की।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पर है, तो इस एस्पेक्ट से हम जो डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। नेचर ने जो लाइफ को कॉम्प्लेक्स किया उसके अंदर जो उसके एवोल्यूशन में जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स का जो एवोल्यूशन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता गया और अल्टीमेट ह्यूमंस के लेवल पर पहुंच के हमारे अंदर मैक्सिमम जो एडवांसमेंट है सिस्टम्स की वो आ चुकी हुई है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, विच इज़ हाईली एडवांस्ड काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब इसमें बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम we need to draw the respiratory system. Respiratory system of the man जो है उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है जो कि मोस्ट विजिबल पार्ट, एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज़ द नोज़। नोज़ जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का विजिबल पार्ट है जो हमें नज़र आता है। बाकी जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दे आर इनसाइड द बॉडी, तो वो हमें एक्सटर्नली नज़र नहीं आते। नोज़ में जो आउटर ओपनिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये 2 होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। नोज़ एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेलेशन के साथ साथ एक फिल्टर का रोल भी प्ले करता है। ये जो नाक की ओपनिंग्स हैं, दे ओपन इनटू अ ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर दैट फर्दर ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बिल्कुल पीछे 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल्स। अब अगर हम इन वेस्टिब्यूल्स के अंदर देखें तो दीज आर लिंक्ड विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। ये सिलिएटेड एपिथेलियम है। नॉट ओनली सिलिएटेड एपिथेलियम बल्कि इसमें म्यूकस स्क्रीटिंग सेल्स भी हैं विच आर आल्सो कनेक्टेड टू द साइनसेस, राइट, लेफ्ट एंड देन इन द मिडल। बेसिकली जो यहाँ पे हेयर्स हैं, म्यूकस है, सीलिया है, इनका जो रोल है वो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर है। ये जो हेयर्स होते हैं ये हेयर्स लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को इंट्रैप करने के लिए होते हैं, यानी जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये इंट्रैप करते हैं। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पोर्स या अलर्जेंट्स, फाइन पार्टिकल्स जो कि हेयर से इंट्रैप नहीं हुए, दे कैन बी फर्दर फिल्टर्ड बाय इंट्रैप एंड फिल्टर्ड बाय दी सीलिया अलॉन्ग विद म्यूकस। म्यूकस एज यू नो दैट कि ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। तो अल्टीमेटली दिस इज़ द वे थ्रू विच द माइक्रोब्स कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनसाइड आवर बॉडी। यानी ये जो नाक है इसके ज़रिए हमारे जिस्म में जर्म्स दाखिल हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली नेचर ने जो बॉडी में ओपनिंग्स हैं उनको गार्ड किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग म्यूकस। वहाँ पे कुदरत ने म्यूकस की जो लेयर्स हैं वो लगा दी हैं ताकि जर्म्स जो हैं वो आपकी बॉडी में अगर एंटर होने की कोशिश करें तो म्यूकस उनको फिल्टर कर सके। दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि जो हमारा नोज़ है वो एक फ़िल्टर का रोल प्ले कर रहा है, फ़िल्टर की तरह पे। इसमें जो एयर आती है, हम जो इनहेल करते हैं एयर को, वो एयर यहाँ पे फिल्टर होती है। एयर फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पर नेज़ल कैविटी में पहुँचती है, ऑलमोस्ट ये एयर फिल्टर हो चुकी होती है। और नेज़ल कैविटी में पहुँचने के बाद यहाँ पर जो एयर है वो तकरीबन वार्म हो जाती है ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है यहाँ पे एयर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट इनहेल्ड एयर जो आपके नेज़ल कैविटी में इनक्लोज्ड है। ये जो हमारा जो बेसिकली नोज़ है उसके अंदर
तीन किस्म की चीज़ें जो है, तीन किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे नेज़ल कैविटी का नोज़ का पार्ट है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर कार्टिलेज है और इसमें बोन। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो नोज़ का स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अल्टीमेटली जब एयर इनहेल्ड हो जाती है और फिर ये जो एयर है दैट एंटर्स इनटू द इंटरनल नेरीज और वहाँ से ये एक स्मॉल नैरो चैम्बर में एयर इंटर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फेरिंग्स। दिस इज़ द फेरिंग्स। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है। नोज़ के बाद फेरिंग्स है। नोज़ ओपन होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक नैरो चैम्बर है, एक नैरो पार्ट है और ये एक जंक्शन का काम करता है, एक चौक का काम करता है कि इससे एक रास्ता फूड के ट्रैक की तरफ भी जा रहा है और एक जो है वो आपकी सांस का ट्रैक है उसकी तरफ भी जा रहा है। तो ये एक बड़ा एक मेन पॉइंट है जहाँ से दो रास्ते जनरेट हो रहे हैं। फेरिंग्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द फेरिंग्स। ये जो है सेकंड पार्ट है फेरिंग्स का और यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है। जो पहला पार्ट होता है फेरिंग्स का वो नाक के साथ कनेक्टेड होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो नेज़ल ओपनिंग्स हैं वो हमारे फेरिंग्स में ओपन होती हैं, इसलिए ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स विच इज़ कनेक्टेड टू द नोज़। नोज़ और फेरिंग्स के जंक्शन को नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारी ओरल कैविटी है, दिस इज़ ओरल कैविटी, माउथ, दिस इज़ ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी जो है ये भी फेरिंग्स में ओपन होती है एंड दिस इज़ कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। तो यूँ हमारे पास नेज़ोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। थर्ड पार्ट जो है वो इसका हमारे सांस की नाली जो है उसके फर्स्ट पार्ट के साथ जंक्शन में है, दैट इज़ द लैरिंक्स। सो दिस पार्ट which is common between pharynx and larynx is called laryngopharynx। तो हम देख सकते हैं कि pharynx के तीन पार्ट्स हैं। nasopharynx जो इसका नाक के साथ है, oropharynx जो इसका माउथ के साथ कनेक्शन है pharynx का। Here you can make the prominent to the pharynx। ये पार्ट भी pharynx का, ये पार्ट भी pharynx का और ये पार्ट भी pharynx का।